हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट भी है, तो ध्यान से पढ़ना। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी विल स्टडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले देख ले। वेट, हाँ। सो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या क्या है देखो। सबसे पहले ये है यूरेटर, जिसमें से यूरिन आएगी, तो दिस इज यूरेटर। फिर है सेमाइनल वेसिकल, तो ये यहाँ पे है सेमाइनल वेसिकल। ये इसका दूसरा वीव भी दे रखा है यहाँ पे, ये ऐसे। तो ये देखो, ये है सेमाइनल वेसिकल, ये पेयर्ड होते हैं, मतलब एक और सेमाइनल वेसिकल है। देन है यूरिनरी ब्लैडर, ये यहाँ पे ब्लैडर है। फिर वास डिफरेंस, तो ये है वास डिफरेंस, ये टेस्टिस से आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये वास डिफरेंस आ रहा है। देन है प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे है। फिर ये ग्लैंड है, देखो इसमें क्या होता है, डक्ट होती है और एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल ये ग्लैंड है, प्रोस्टेट ये ग्लैंड है। बल्बो यूरेथ्रल कहाँ पे गया, हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ये भी एक्सेसरी ग्लैंड है। और डक्ट्स कौन सी है, डक्ट्स है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर वास डिफरेंस, ये सारी डक्ट्स है। ये है पीनस, फिर ये है यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिन पास होती है। ग्लांस पीनस, इस वाले एरिया को बोलते हैं ग्लांस पीनस। फोर स्किन, दिस इज टेस्टिस, दिस इज स्क्रोटम, ये वो सैक है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। और दिस इज आउटसाइड बॉडी, बिकॉज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना, मतलब कम टेम्परेचर चाहिए हमें, तो इसलिए स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट ये है इजैकुलेटरी डक्ट, ये है रेक्टम, एंड दिस इज एनस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम साइड से भी देख लेंगे। ये है यूरेटर्स, ये देखो दो यूरेटर्स, ये पेयर्ड है। वास डिफरेंस, ये है वास डिफरेंस, ये यहाँ से टेस्टिस से आ रहा है। देखो टेस्टिस में क्या है, ये है टेस्टिस, इसके अंदर होंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। और फिर स्पर्म जब बनते हैं तो वो यहाँ से निकलेंगे, ये इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से होते हुए वो जाते हैं वासा इफ्रेंशिया के पास, ये है वासा इफ्रेंशिया, सॉरी ये वासा इफ्रेंशिया नहीं है, ये है रेटेटेस्टिस, ये है वासा इफ्रेंशिया, ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से होते हुए फिर वो जाते हैं वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से फिर वो आगे अपना ट्रेवल करते हैं। फिर है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये इसके अंदर यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे हम। फिर ये फोरस्किन, ये टेस्टिस, ये है यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये देखो यहाँ पे है छोटे छोटे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो ल्यूब्रिकेशन में काम आते हैं। एंड हाँ, देखो ये दोनों पेयर्ड है, बल्बो यूरेथ्रल, ये है प्रोस्टेट, ये भी पेयर्ड है। ये है सेमाइनल वेसिकल, ये भी पेयर्ड है। एंड हाँ, ग्लांस पीनस, ये हो गया स्ट्रक्चर। नाउ वी विल रीड। The male reproductive system is located in pelvis region. It includes pair of testes, दो testes, along with accessory ducts, glands, and external genitalia. The testes are situated outside abdominal cavity with the pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining lower temperature of testes to 2.5 degree lower temperature maintain करता है, which is necessary for spermatogenesis, sperm के formation के लिए. In adults, each testis is oval in shape with a length about 4 to 5 cm and width of 2 to 3 cm. The testis is covered by dense covering. Each testis has about 250 compartments, जिसको बोलते हैं testicular lobules. Each testis, एक testis के अंदर है 250 compartments. 250 testicular lobules है, और हर एक testicular lobule में 1 to 3 seminiferous tubules होते हैं. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called male germ cells. दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं मेल germ cells, स्पर्मेटोगोनिया, जिससे आगे स्पर्म बनेगा, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स. The male germ cells undergo meiotic division, finally leading to sperm formation, while sertoli cells provide nutrition to germ cells. मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे
मेल जर्म सेल्स को, स्पर्मेटोगोनिया को। The region outside seminiferous tubules is called interstitial spaces. Interstitial spaces में एक और सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं interstitial cells या फिर Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. देखो, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है तो उसके आजू बाजू जो स्पेस होती है, सेमिनिफेरस हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उनके बीच में जो स्पेसेस है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. वहां पे सेल्स होते हैं, वो होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजेंस. अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ये वाला भी स्टेटमेंट याद रखना. Next, the male sex accessory ducts include retrotestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. देखो, ये चारों है ducts. retrotestis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. सबसे पहले हमारा यहाँ पे sperm formation होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर वो रेटेटेस्टिस से जाएगा, तो सबसे पहला डक्ट मतलब एक्सेसरी डक्ट रेटेटेस्टिस हो गया, फिर वासा एफरेंशिया, फिर ये है एपिडिडाइमिस और ये है वास डिफरेंस. तो ये चारों, ये जो रूट है इसको ही बोलते हैं accessory ducts. The seminiferous tubules of the testis open into vasa efferentia through retrotestis. The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascends मतलब ऊपर जाता है to abdomen and loops over urinary bladder. It receives ducts from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct. These ducts store and transport sperms from testes. Testes से sperm लेके जाती है through urethra. फिर वहां से transport होगा. The urethra originates from urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. Next, structure देख लिया. Yes, so this is all about मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. हमने अभी तक सारी चीजों के नाम जान लिए कि ग्लैंड्स कौन से और डक्ट्स कौन से. डक्ट्स मेरे साथ अभी यही याद कर लो, एक सेकेंड. डक्ट है हमारे पास, सबसे पहले है रेटेटेस्टिस. याद रखना रेटेटेस्टिस. रुको, हम पूरा रूट ही लिख लेते हैं स्पर्म्स का. सबसे पहले है टेस्टिस, उसके बाद रेटेटेस्टिस, उसके बाद है वासा एफरेंशिया, फिर है एपिडिडाइमिस, फिर है वास डिफरेंस. हाँ, तो फिर वास डिफरेंस से आगे वो ऐसे 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 यहाँ से ट्रेवल करेगा. तो ये रूट आपको पूरा याद रखना है. सबसे पहले टेस्टिस, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस. ये यहाँ पे ही है, देखो ये है टेस्टिस, ये है रेटेटेस्टिस. यहाँ पे ये आपको क्लियरली दिख रहा नहीं होगा बट है मतलब अभी उसका जूम इमेज नहीं है अपने पास, बट यहाँ पे होता है रेटेटेस्टिस. फिर ये है वासा एफरेंशिया, ये है एपिडिडाइमिस, ये है वास डिफरेंस. ये हो गए हमारे एक्सेसरी डक्ट्स. नेक्स्ट है एक्सेसरी ग्लैंड्स. प्रोस्टेट है, सेमाइनल वेसिकल है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है. तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन में वर्क करता है. इतनी चीजें आपको याद रखनी है. नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले तो यूट्रस, दिस इज बेबी बैग, यहाँ पे ही बेबी बड़ा होता है, यही से मेंस्ट्रुएशन होता है. देन यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है. प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस एक, आपको इसके बारे में डीप नहीं जानना, बट इट इज अ आर्टिकुलेशन सरफेस बिटवीन टू प्यूबिक बोन्स. ह्यूमन्स में टू प्यूबिक बोन्स के बीच में एक आर्टिकुलेशन का कार्टिलेज काइंड ऑफ है वो, तो वो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है. यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा, यहाँ से यू पास यूरिन. क्लिटरस, दिस इज क्लिटरस. लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, दिस इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. फिर वजाइनल ओरिफिस, यहाँ से देन इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा. दिस इज सर्विक्स, दिस इज रेक्टम, दिस इज वजाइना, दिस इज एनस. देखो बहुत सारे लोगों को डिफरेंस ही नहीं समझ आता है. ये जो एरिया है, वेट बस सेकेंड, ये जो एरिया है दिस इज वजाइना, और यूट्रस ये है जिसमें बेबी बड़ा होता है, वो यूट्रस है. ये वजाइना है और यहाँ पे सर्विक्स होता है. द ओविडक्ट, दिस इज ब्लड रेड,
The oviducts, fallopian tubes, uterus, vagina constitute female accessory ducts. फीमेल के accessory ducts कौन सा है? Oviducts मतलब fallopian tubes, वो आप दूसरे डायग्राम में देखेंगे. Uterus, vagina constitute female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from periphery मतलब body के side part से तो periphery of each ovary to the uterus बीच में होता है. The part closer to ovary is funnel shaped infundibulum. देखो 3 पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे ये है infundibulum. सबसे पहले तो ये है ओवरी. ओवरी से एग कैसे कलेक्ट होता है? फिमरे की हेल्प से. ये फिमरे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. फिमरे के बाद कैसे स्टार्ट होगा? ये पूरा है फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के पास वाला हिस्सा है वो है इन्फंडिबुलम. एम्प्यूला ये मिडिल वाला हिस्सा है यहाँ का, और यहाँ पे है ईस्थमस. ईस्थमस है यूट्रस के पास वाला हिस्सा. फिर ईस्थमस से स्टार्ट हो जाएगा ये अपना यूट्रस. फिर दिस इज फेलोपियन ट्यूब. ये है सर्विक्स, इस एरिया को बोलते हैं सर्विक्स. ये है सर्विकल कैनल, ये जो बीच में वाला है वो है सर्विकल कैनल. दिस इज वजाइना, इसके नीचे होती है वजाइना. और 3 लेयर्स यूट्रीन लेयर्स. देखो फर्स्ट है एंडोमेट्रियम, ये है इनर वाली. फिर होती है मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम. तो जो एंडोमेट्रियम है वो मेंस्ट्रुएशन में हेल्प आती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियम शेड होती है मेंस्ट्रुएशन में. मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, कॉन्ट्रैक्शंस में काम आती है. जब बेबी बॉर्न होता है तो जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के, उसमें मायोमेट्रियम का रोल होता है, और पेरीमेट्रियम. फिर ये है यूट्रीन कैविटी, यहाँ पे बेबी ग्रो होगा. एंड यूट्रीन फंडस. नेक्स्ट देखो, the edges of infundibulum possess finger-like projections called fimbriae, वो हमने देख लिए, which help in collection of ovum after ovulation. The infundibulum leads to wider part of oviduct called ampulla. Ampulla wider part है. The last part of oviduct is isthmus, has a narrow lumen, वो narrow है. Lumen मतलब उसके बीच में का space, इतना पता ही होगा. And it joins the uterus. The uterus is single and it is also called womb. The shape of uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to pelvic wall. Pelvic wall से ligaments attached होते हैं, उससे ये support की जैसे hold किया हुआ होता है. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. The cavity of cervix is called cervical canal. ये देखो ये वाला sentence बहुत important है. Cervical canal along with vagina forms birth canal. ये याद रखना. The wall of uterus has 3 layers of tissue. The external thin membranous perimetrium, ये external है perimetrium. Middle thick layer of smooth muscle is myometrium, and inner glandular layer is endometrium, and lies the uterine cavity. तो uterine cavity हमने तीनों layers अभी देखी. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contractions during delivery of baby. ये मैंने पूरा पैराग्राफ ही पहले बता दिया. Next. The female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris. ये 5 चीजें हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में. याद रखना क्या क्या. मॉन्स प्यूबिस जो ऊपर कुशन लाइक फैट का कुशन होता है उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस. लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, 2 lips, and hymen and clitoris. Hymen is a thin tissue which covers vagina. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Mons pubis ऊपर का cushion वाला एरिया होता है, and it is covered by pubic hairs. The labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from mons pubis and surround the vaginal opening. The labia majora are paired folds. अंडर लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा होते हैं. The opening of vagina is often covered partially by a membrane called hymen. Hymen मैंने जैसे बोला वजाइना का outer covering है. It's a small very thin tissue. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of 2 labia minora. देखो ये भी याद रखना कि क्लिटरस अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा है. आपको एनसीईआरटी की हर एक चीज याद रखनी है, हर एक. वो आपको लेबिया मेजोरा लिख के कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको याद रखना है लेबिया माइनोरा अबाउ द यूरेथ्रल ओपनिंग. द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस intercourse. However, it can also be broken by sudden fall or jolt. Insertion of vaginal tampon, which is used in menstrual cycle. Active participation in some sports like horse riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen
is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. First diagram देख लेते हैं. देखो, this is mammary glands which is unique for mammals. ये यहाँ पे ribs है, muscles between ribs ये यहाँ पे दिया हुआ है, pectoralis major muscle, ये है यहाँ पे fat, ये जितना भी पूरा है it is fat. उसके बाद आते हैं mammary lobe, ये यहाँ पे है mammary lobe, ये है mammary alveolus, ये है mammary duct, mammary ducts के थ्रू पास होता है. फिर होता है ampulla, यहाँ पे मिल्क एक्यूमुलेट होता है, lactiferous duct से फिर वो पास होगा एंड देन निपल के थ्रू इट इज सक्ड बाय बेबी. फिर एरियोला जो निपल के आजू बाजू वाला डार्क एरिया होता है उसको बोलते हैं एरियोला. अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स. द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स ब्रेस्ट्स दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk. तो जो alveoli के cells होते हैं वो milk बनाते हैं. Stored in cavities of alveoli, the alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. मतलब ऐसा पूरा उनका passage बने वाला है. Mammary duct, several mammary ducts join to form wider mammary ampulla. यहाँ पे देखो, this is wider, ये देखो ये यहाँ पे ये mammary ampulla है. And then फिर lactiferous duct से पास होके nipple के through milk eject होता है, which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. Next है gametogenesis. देखो, if it is a sexual reproduction तो gametes are important. We need 2 gametes, 1 male gamete, 1 female gamete. तो अभी देखेंगे कि humans में फीमेल गैमेट कैसे बनता है, मेल गैमेट कैसे बनता है. दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. गैमेट का जनरेट होना. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, बाय प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. इन टेस्टिस, immature male germ cells spermatogonia produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. याद रखना, मेल में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है. It's not same in female. The spermatogonia present on inside wall of seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in number. सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनिया है तो वो बहुत सारी डिवाइड होके इंक्रीज इन नंबर, बहुत सारा अपना नंबर बना लेती है. फिर each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. ओके, ये डिप्लॉइड ही है, ये अभी तक हैप्लॉइड नहीं बनी. मियोटिक डिविजन से ये हैप्लॉइड बनेगी, मतलब गैमीट बनेगा हमारा. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. अभी देखो बहुत सारे इसने माइटोटिक डिविजन करके, अभी माइटोटिक डिविजन करेगी तो जेनेटिक मटेरियल उतना ही होगा ना, तो माइटोटिक डिविजन करके ये 2n ही है अभी तक. इसने बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना ले. फिर इसमें से कोई कोई स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो मियोसिस करेंगे. तो ये सारे मियोसिस नहीं करते हैं, जो मियोसिस करेंगे वो होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस हुई जिसमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हो जाएगा, तो 2n से n हो जाएगा, leading to formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes. एक second, we will see this all things in that table. देखो, सबसे पहले तो एट प्यूबर्टी, ये देखो ये है स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया बनाए और मतलब और सेल्स बनाए सेम खुद के जैसे, फिर उसमें से बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ओके, नाउ दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा. देखो मियोसिस 2 बार नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता था, मुझे भी पहले रहता था कि मियोसिस 2 बार कैसे हो रहा है. तो लिसन, मियोसिस 2 बार नहीं हो रहा है, एक ही मियोसिस में 2 स्टेप होती है, मतलब एक पूरे मियोसिस में ही 2 प्रोसेस है पूरी. वी नो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, लाइक पूरा अगर अपने को डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड जाना है तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के थ्रू जाना पड़ेगा. तो देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेते हैं. देखो, ओके, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 23 हो जाएंगे, मतलब हैप्लॉइड. बिकॉज देखो मियोटिक
डिविजन मियोसिस 1 में जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है, सेल साइकिल सेल डिविजन में पढ़ा होगा, लेकिन मियोसिस 2 में वो हाफ नहीं होता, वो 23 ही रहेगा। तो ये जो सेकेंड मियोटिक डिविजन है उससे और दो में ये डिवाइड हो गए। हमारे जो हैप्लॉइड सेल्स बने थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, वो आगे चल के स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो गए और स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन हुआ। ये ऐसे सेल्स जो थे वो ऐसे शेप में डिफरेंशिएट हुए दैट दे कैन ट्रैवल एंड ऑल। तो लाइक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर चाहिए था, तो ये ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर में उनका डिफरेंशिएशन हुआ और वो बने स्पर्म्स। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स। A primary spermatocyte completes first meiotic division, reduction division leading to formation of two equal haploid cells. Secondary spermatocytes वो haploid होते हैं, which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo second meiotic division, जो mitosis जैसा ही होता है। सेल साइकिल सेल डिविजन में बताइए ये सारी चीजें। Division to produce 4 haploid spermatids. What would be the number of chromosome in spermatids? Obviously spermatids में 23 ही होगा, तो spermatids भी haploid होती है तो 23 ही होगा। The spermatids are transformed into spermatozoa, sperms, by process called spermiogenesis. याद रखना, ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है। देखो तीन टर्म होती है, spermatogenesis, spermiogenesis, spermiation। अभी एकदम ध्यान से सुनो, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स का बनना, स्पर्म्स का फॉर्म होना, जो डिविजन एंड ऑल चल रहे थे, इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार स्पर्म्स बन गए। स्पर्मियोजेनेसिस ये है कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स बनना। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल डिविजन ये कोई भी चीजें नहीं हो रही है। देखो ये जो हो रहा है ना, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है उसका शेप ऐसा हो रहा है जस्ट बिकॉज एक प्रॉपर हमको स्पर्म मिले जो ट्रैवल कर सके एंड जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रॉपरली स्टोर्ड हो, जो पेनिट्रेट कर सके एक को, तो वैसा प्रॉपर शेप है स्पर्म को लाने के लिए ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। एक बार हमारा स्पर्म बन गया, फिर उसको स्पर्म की शेप में लाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना। स्पर्मिएशन का मीनिंग होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना स्पर्म्स का, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, एक सेकंड, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद मतलब जैसे ही स्पर्म ऐसी वाली शेप में आ गए अपने, ये कितना बेकार सा निकाला है मैंने, बट ठीक है, तो स्पर्म अपनी प्रॉपर शेप में आ गए, उसके बाद वो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेंगे, ऐसे उसमें सिर घुसा के बैठेंगे ऐसे सर्टोली सेल में, उससे न्यूट्रिशन लेंगे एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस से वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाते हैं। Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone कौन secrete करता है? Hypothalamus. It's a hypothalamic hormone. The increased level of gonadotropin releasing hormone then acts as anterior pituitary, मतलब anterior pituitary पे वो act करेगा because hypothalamus master gland है, pituitary master gland है और बाकी सारे glands normal gland है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करके क्या स्टिमुलेट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दो गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स एट लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा और वो एंड्रोजन रिलीज कराएगा। एंड्रोजन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ये है आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर एक्रोसोम। एक्रोसोम वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स एंड ऑल होते हैं जो पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी स्पर्म को। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, यहाँ पे न्यूक्लियस क्रोमोसोमल मटेरियल लेके होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल। एंड देन ये पूरा हेड वाला पार्ट है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, फटाफट भागने के लिए। एंड टेल, दिस इज टेल, ये भी हेल्प करती है मोटिलिटी में। नेक्स्ट है a plasma membrane envelops the whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by cap-like structure acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of ovum, वही बोला। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for movement. यहाँ पे mitochondria होते हैं बहुत सारे। Of tail,
and facilitates sperm motility essential for fertilization. Human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus. इतने सारे sperms एक बार में रिलीज होते हैं. For normal fertility, at least 60% of sperms normal shape और size के होने चाहिए, and at least 40% of sperms must have vigorous motility. एक normal fertility के लिए 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए शेप और साइज में, एंड उस 40% विगरस मोटिलिटी शो करनी चाहिए, लाइक दे शुड रन वेरी फास्ट, एकदम दे शुड बी मोटाइल. Sperms released from seminiferous tubules are transported by accessory ducts. जितने भी हमने accessory ducts देखे वो transport करेंगे. Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate are essential for maturation and motility of sperm. ये सारा semen बनता है. देखो, the seminal plasma along with sperms constitute semen. The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones, androgens, मतलब testosterone. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. अब ये हो गया फीमेल में गैमेटोजेनेसिस, तो उसको बोलेंगे oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. Because oogenesis कब स्टार्ट होती है पता है? It is started in the womb. Embryonic stage में वो स्टार्ट हो जाती है. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes, oogonia, mother cell, are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed after birth. बर्थ के बाद कोई नवे oogonia फॉर्म नहीं होते हैं. These cells start division and enter into प्रोफेज 1. देखो, अपने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो प्रोफेज 1 में मियोटिक डिवीजन के आके ये टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, कॉल्ड प्राइमरी oocytes. ये प्राइमरी oocytes बन गए. oogonia जो होता है वो प्राइमरी oocytes बनते हैं. मियोसिस के प्रोफेज 1 में सस्पेंड हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए. दे एंटर इनटू अ टेम्पररीली अरेस्टेड स्टेट. तो वो टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं, उसी स्टेट में दे आर लॉक्ड. तो ये हो गए प्राइमरी oocytes. ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. जब वो स्टक है उस फेज में, तब ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स बन रही है और प्राइमरी फॉलिकल बनेगा. फॉलिकल इज डिफरेंट फ्रॉम सेल. एक्चुअल जो सेल होता है उसके आजू-बाजू बहुत सारे सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं फॉलिकल. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. ऐसे बहुत सारे follicles बनते हैं granulosa cells की कवरिंग से and all, लेकिन puberty तक सारे नहीं रह पाते. Therefore, at puberty, अभी ये बहुत ज़्यादा important statement है, ये याद रखो. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए, each ऐसा बोला गया है. Therefore, only 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हर एक ओवरी में रहेंगे. हर एक ओवरी में 60,000 to 80,000. ये याद रखना, पूरी बॉडी में नहीं. ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज करते हैं. The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and nutheca and are called secondary follicles. तो ऐसे बनेगा secondary follicle. Then the secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum. टर्शियरी फॉलिकल हमें कैसे पता चलेगा कि टर्शियर फॉलिकल बन गया? उसका ये साइन है कि एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, वो होती है टर्शियरी फॉलिकल्स में. द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज that the primary oocyte within tertiary follicles grow in size and completes its first meiotic division. देखो, फर्स्ट वो प्रोफेज 1 में अटक गई थी. अभी तक हमने बात किया कि प्राइमरी, ये है हमारा प्राइमरी oocyte. ओके, अभी ये है हमारा oogonia. ये oogonia बना प्राइमरी oocyte और ये अभी प्रोफेज 1 में अटका हुआ है. प्रोफेज 1 में ये अटक गया. अभी इस पे बन रहे हैं, यहाँ पे भी ये प्रोफेज 1 में ही है. ओके, अभी इस पे ग्रैनुलोसा के लेयर बन रहे हैं. वेट, आई विल शो. ऐसे ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर बन रहे हैं एंड ये अभी फॉलिकल बनेगा. ओके, सो ये अभी हल्लू हल्लू फॉलिकल बन रहा है. फिर ये बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल. ऐसे बहुत सारे सेल्स लेयर बना के सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा. उसमें ये oocyte है हमारा प्राइमरी oocyte. फिर ये है सेकेंडरी फॉलिकल. फिर ये बन जाता है टर्शियरी फॉलिकल
ओके, टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा, ये यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन टर्शियरी फॉलिकल में जो मियोसिस है वो खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एन अनइक्वल डिविजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। तो हम टर्शियरी स्टेज किसको बोलेंगे, टर्शियरी फॉलिकल, इसको टर्शियरी फॉलिकल। जब इसका पूरा मियोटिक डिवीजन, वो जो प्रोफेज में अटका हुआ था वो निकल जाएगा, ये मियोटिक डिवीजन पूरा कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बन चुका है। अभी इसके अंदर जो है ना, इट इज सेकेंडरी oocyte, समझी बात। इट इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये भी बात याद रखनी है, हम एक बार वो चार्ट देख के आते हैं। ये है ऊगोनिया, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocytes बने। ओके, ये भी डिप्लॉइड ही थे, याद रखना, प्राइमरी oocytes डिप्लॉइड थे। फिर ये सब फीटल लाइफ में हो रहा है। यहाँ पे देखो बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी oocytes है, ये देखो, ये है ऊगोनिया, फिर ये डिफरेंशिएट हुआ है, बने प्राइमरी oocytes, फिर ये है ऊगोनिया, इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, ये है हमारा प्राइमरी oocyte, ये है हमारा प्राइमरी oocyte। फिर प्राइमरी oocyte में बाद में होगा ये जो सेकेंडरी oocyte बना है उसके साथ एक पोलर बॉडी बनेगी। ऐसा क्यों होता है दिस, ये अनइक्वल क्यों होता है, बिकॉज सारा साइटोप्लाज्म, इसका कोई रीजन अभी तक साइंस के पास इतना है नहीं, बट ये पोलर बॉडी का क्या होता है ये हमें अभी तक पता नहीं है, बट साइटोप्लाज्म सारा इसके प्लास आ जाता है, बिकॉज इस सेल को आगे ओवम बनना है ना, तो इस पे लाइफ डिपेंड करेगी, तो इसलिए साइटोप्लाज्म सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल इस सेल के पास आ जाता है और पहली पोलर बॉडी बनती है। फिर सेकेंडरी oocyte से आगे और डिवीजन होगा, सेकेंड मियोसिस, और फिर जैसे इसमें हुआ था मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जो इसमें हैप्लॉइड बन गए थे और ये फिर नॉर्मल माइटोसिस जैसा ही था, इसमें वही हो रहा है। सेकेंडरी oocyte बन गया, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, फिर बनेगा ओवम, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, एंड फिर ये ओवम बन गया हमारा गैमेट। तो यहाँ तक बात समझी क्या। सबसे पहले तो लिसन, आई विल गिव यू समरी। देखो ऊगोनिया है, ऊगोनिया सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन करके डिफरेंशिएट हुआ है, उसके बाद प्राइमरी oocyte बनी, तो प्राइमरी oocyte भी अभी तक क्या है, डिप्लॉइड है। प्राइमरी oocyte से होता है मियोसिस, मियोसिस के प्रोफेज 1 में सेल स्टक हो जाता है, फिर बनता है ऐसे फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte बनता है, मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, फिर होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन जिससे ओवम बनेगा। समझिए यहाँ तक बात, एंड ओवम हमारा गैमेट है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। The secondary oocyte retains the bulk of nutrient-rich cytoplasm of primary oocyte. Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? इसका अभी तक क्लियर कोई आंसर है नहीं, और बहुत ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं कि वो डिजेनरेट हो जाती है। At the present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into mature follicle और Graafian follicle. Tertiary follicle बाद में बनेगा Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. The Graafian follicle now ruptures to release secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation. Graafian follicle के rupture होने के बाद ovum निकलना, इसको बोलते हैं ovulation। ये देखो diagrammatic section weave of ovary। तो ये हमारी ओवरी है, ओवरी में क्या क्या हो रहा है, ये देखो, ये है ब्लड वेसल्स, ये है प्राइमरी फॉलिकल, इसके अंदर ये oocyte है, वेट, ये प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ पे oocyte, फिर ये ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ये है टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में ये हमारे को नहीं, हमें एंड्रम देखने मिल रहा है, कैविटी। फिर बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, रप्चर होने के बाद ये जब ओवम रिलीज हो जाता है, इसको जो ये ऐसे 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 फिम्ब्रे थे हमारे पास, फिम्ब्रे लेके चले जाएंगे, फिर बचेगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका जो बाकी का कवरिंग है वो बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो हार्मोन सिक्रेट करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ से हम समझेंगे पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये होता है 28 to 29 डेज का एवरेज। तो फर्स्ट 5 डेज, 1 to 5 डेज चलता है मेंस्ट्रुएशन, मतलब ये वो फेज होता है जिसको ब्लीडिंग वाला फेज बोलते हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन चलता है, यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शेड हो रही होती है, इसलिए ब्लीडिंग होती है। फिर यहाँ पे मेंसेस लिखा है, ओके। ये है ओवेरियन हॉर्मोन्स और ये है ओवेरियन इवेंट्स। होता क्या है, ये है डेवलपिंग फॉलिकल,
अभी मेंस्ट्रुएशन हुआ मतलब जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शेड हो रही है। दो पार्ट्स है, एक ओवरी में क्या हो रहा है और एक यूट्रस में क्या हो रहा है। तो ये जो नीचे दिए वाला है ये पूरा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ये यूट्रस में हो रहा है और ओवरी में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल मतलब ये जो फॉलिकुलर फेज है यहाँ पे फॉलिकल डेवलप करता है। ये पूरे टाइम फॉलिकल इज डेवलपिंग। ओके, ओवेरियन इवेंट्स मतलब ओवेरियन में ये हो रहा है, यहाँ पे पूरे टाइम फॉलिकल इज डेवलपिंग। और 14th डे ये है, यहाँ पे 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन। इसको ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। तो 14th डे पे क्या होगा, जो हमने अभी पूरा देखा कि फॉलिकल्स कैसे ग्रो करते हैं, 14th डे पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओके, तो फिर हाँ, फिर डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, एक बार ओव्यूलेशन हो गया तो ये हमारा सेकेंडरी oocyte निकल गया। फिर बाद में कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा, पीछे ही बताया था मैंने। तो अभी ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिग्निफिकेंस ही ये है कि वी हैव टू ग्रो अ बेबी इन अ वोम। तो अगर बेबी को ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो ये हमारा गैमीट बन गया, अभी गैमीट स्पर्म से मिलेगा तो बन जाएगा जाइगोट। ये एक इवेंट हो गया ओवरी की तरफ से। फिर यूट्रस को हम कैसे रेडी कर रहे हैं, यूट्रस पे ये पूरी लाइनिंग बनती है विद ब्लड वेसल्स, जो बेबी के ग्रोथ के लिए और बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये पूरी लाइनिंग ऐसे कुशन जैसे आपके ओवरी ओवरी में नहीं सॉरी यूट्रस में बनती है। तो अभी क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन। कभी भी याद रखना, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरॉन है प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन रखेगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रहेंगी तो ही बेबी ग्रो कर पाएगा ना। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का काम ये है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन करना है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होंगे वैसे ही ये लाइनिंग शेड होना शुरू हो जाएगी। तो देखो, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, फिर आगे चल के रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम मतलब वो डीजनरेट होते जा रहा है। फिर ये देखो, ये लूटियल फेज है, सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे देखो हम हॉर्मोन्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो एलएच है वो नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, लेकिन बाद में ये जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन ने क्या सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को कि एलएच को बढ़ाओ। ये जो ईस्ट्रोजन है यहाँ पे, इसने सिग्नल दिया कि एलएच को बढ़ाओ, एलएच की सर्च कराओ, मतलब हमारा गैमीट रिलीज हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल रहते रहते अराउंड 14 डे के एक दिन पहले, ओव्यूलेशन के एक दिन पहले एलएच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एलएच इज ऑन इट्स पीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसकी पीक पे है। और फिर एफएसएच भी लाइक बढ़ ही जाता है ये वाले टाइम तक, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ये दोनों हार्मोन्स बढ़ गए। अभी हो गया ओव्यूलेशन हो गया। अब इस हार्मोन के लेवल हल्लू हल्लू कम हो रही है। एलएच हार्मोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। जब तक एलएच हार्मोन रहेगा तब तक देखो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है। आपको बात समझ रही है, कौन सी चीज किस चीज को मेंटेन कर रही है। एलएच हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, मतलब जब तक एलएच रहेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम रहेगी। तो ऐसे अभी जैसे ही एलएच का लेवल गिरा, देखो यहाँ पे ये वाले फेज पर आने तक 27-28 डेज तक ये कॉर्पस एलएच का लेवल गिर रहा है। अगर एलएच का लेवल गिरेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की भी लेवल गिर रही है, नहीं ये ईस्ट्रोजन है, सॉरी देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की भी लेवल गिर रही है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल गिरेगी तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होगी, तो होगी ब्लीडिंग, तो फिर से 1 to 5 डेज वाला मेंस्ट्रुएशन होगा। तो दिस इज द होल साइकिल, 1 से लेके 28 डेज तक ये पूरी साइकिल कंटिन्यू होती है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन रही है। फिर जब नेक्स्ट मंथ के पीरियड्स आते हैं तब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो जाती है। 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग रिलीज होना। समझी यहाँ तक बात?
The reproductive cycle in female primates, monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle. हम में menstrual cycle होती है, other mammals में estrous cycle होती है. The first menstruation begins at puberty which is called menarche. ये आपको याद रखना है कि first menstruation को बोलते हैं menarche और जब menstruation stop हो जाता है उसको बोलते हैं menopause. In human females, menstruation is repeated at an average interval about 28 to 29 days and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. One ovum is released, ovulation, during the middle of each menstrual cycle. Middle 14 day पे ये होता है. The major events of menstrual cycle are shown in figure 3.9 वो देखा हमने. The cycle starts with menstrual phase when menstrual flow occurs and lasts for 3 to 5 days. Average 3 to 5 days तक last करता है menstrual flow. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if released ovum is not fertilized. अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो जाएगी. अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो फिर बेबी बनेगा ना वूम में, तो इसलिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड नहीं होगी तो पीरियड्स नहीं आएंगे. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health. The menstrual phase is followed by follicular phase. हमने यहाँ पे देखा मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज है जहाँ पे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं. 14th वाले डे पे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद लूटियल फेज चलेगा और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल. During this phase, the primary follicles in ovary grow, become fully mature graphene follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. इसीलिए इसको देखो proliferative phase, इसका मीनिंग ये होता है कि ग्रोथ. प्रोलिफरेटिव का मीनिंग ही ग्रोथ है. तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की ग्रो हो रही है, मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग डेवलप कर रही है अच्छे खासी. इसलिए इस फॉलिकुलर फेज को, फॉलिकुलर फेज मतलब ओवरी में क्या चल रहा है, ओवरी में फॉलिकुलर फेज, उसको सेम अगर हम यूट्रस के रिस्पेक्ट में नेम दे तो होगा प्रोलिफरेटिव फेज. हम सो बैड एट प्रोनाउंसिंग. तो ये इसलिए ओवरी में यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेवलप हो रही है. These changes in ovary and uterus are induced by changes in level of pituitary and ovarian hormones. Pituitary hormones है LH, FSH, ovarian hormones है estrogen, progesterone. The secretion of gonadotropins LH and FSH increases gradually during follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicles. Both LH FSH attain peak level in the middle of cycle 14 day पे. Rapid secretion of LH leading to maximum level during mid cycle called LH surge. जिस दिन ओव्यूलेशन के पहले जब LH बहुत पीक पे जाता है उसको बोलते हैं LH surge. Induces rupture of graphene follicle and thereby release of ovum. LH की वजह से ही, LH कितना पीक पे जाने की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है. The ovulation ovulatory phase is followed by luteal phase during which the remaining part of graphene follicle transform as corpus luteum बन जाता है. The corpus luteum secretes large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium. ये बताया मैंने. Such an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation because endometrium lining वैसे ही maintained है ना, तो इसलिए there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes disintegration of endometrium leading to menstruation. Because corpus luteum degenerate हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल नीचे चला जाएगा, इसलिए फिर menstruation होता है, endometrium की lining shed कर जाती है. Marking a new cycle. In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age. That is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. This is reproductive phase. तो तब ही a female can give birth from menarche to menopause. Next है fertilization and implantation. तो एक बार अगर एक फर्टिलाइज हो गया और जाइगोट बन गया तो उसके आगे क्या होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन coitus, semen is released by penis into vagina. इसको बोलते हैं insemination. The motile sperms swim rapidly through the cervix, enter into uterus and finally reach ampullary region of fallopian tube. Ampullary region में egg already आके wait करता है, तो they meet in ampullary region. egg भी ampullary region में ही आएगा
और फिर स्पर्म भी एम्पुलरी रीजन में जाएगा और एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा फेलोपियन ट्यूब के. The ovum released by ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously. ये sentence याद रखना, ये sentence statements वाले questions में बहुत आता है. Fertilization can only occur if ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy. उनका simultaneous होना बहुत important है. The process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with zona pellucida level or layer of ovum. ओवम की जो zona pellucida layer होती है उसके कांटेक्ट में स्पर्म आता है एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स. यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि इफ वन स्पर्म एंटर्स तो ऐसे चेंजेस हो जाएंगे मेम्ब्रेन में कि नो अदर स्पर्म कैन एंटर द ओवम. Thus, it ensures that only one sperm fertilizes an ovum. The secretion of acrosome helps sperm. देखो acrosome में enzymes हैं तो वो sperm को help करता है layer को penetrate करके enter करने के लिए. Sperm enter into cytoplasm of ovum through the zona pellucida and plasma membrane. This induces completion of meiotic division of secondary oocyte. Secondary oocyte का meiotic division जो है वो यहाँ पे complete होता है. The second meiotic division is also unequal and result in formation of second polar body. मैंने बताया था कि ये भी unequal होता है. एक छोटी सी polar body बन जाएगी और एक पूरा के पूरा हमारा ovum बनेगा. Haploid ovum rooted. Soon the haploid nucleus of sperms and that of ovum fuse together और diploid zygote बनता है. देखो diploid zygote में दोनों set of क्रोमोसोम्स है, एक मदर से आए वाले एक फादर से आए वाले, एक ओवम में थे और एक स्पर्म में, तो दोनों में हैप्लॉइड हैप्लॉइड थे. हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड बन गया तो 46 क्रोमोसोम्स का अभी पूरा सेट बन गया है और वो है अभी होने वाले बच्चे का जीनोम. वो पूरे होने वाले बच्चे के हर एक सेल्स में वो वाला जीनोम रहेगा. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन zygote? Obviously 46. One has to remember that sex of the baby has been decided at this stage itself. देखो नॉर्मली फीमेल्स में अगर अभी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 है प्लस है XX, ओके, और मेल्स में होता है 44 प्लस XY. अभी इसका जो गैमीट बनेगा, इसके गैमीट में होंगे 22. ये इनका एक एक हर एक इसका एक ही पार्ट आएगा ना होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में से, तो 22 प्लस X आएगा. क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन में X है तो X ही आएगा. तो सारे ओवम जो हो गए उसका जेनेटिक मटेरियल ये है 22 प्लस X. लेकिन मेल्स में कैसा होगा, एक तो 22 प्लस X आ जाएगा या फिर 22 प्लस Y आ जाएगा. अभी बात समझ रही है कि कौन सा स्पर्म, अगर 22 प्लस X वाला स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स क्रिएट हो गए, आधे है 22 प्लस X, आधे है 22 प्लस Y. अगर 22 प्लस X वाले स्पर्म ने 22 प्लस X वाले ओवम को, मतलब ओवम तो यही है ना, ओवम को फर्टिलाइज किया तो अभी क्या बन जाएगा 44 प्लस XX, मतलब ये बनी फीमेल. और अगर 22 प्लस Y वाले स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया तो बन जाएगा 44 प्लस XY, तो ये बन गया मेल. तो इस ही स्टेज पे जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो कौन से स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है उस पर डिपेंड करेगा बेबी का जेंडर. तो इसलिए वही बोला है कि जेंडर यहीं पे डिसाइड हो जाता है फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज पे. Let us see how. As you know, chromosome pattern in human female is XX and that in male is XY. Therefore, all haploid gametes ova produced by female have the sex chromosome X, whereas in male gamete sperm, sex chromosome could be either X or Y. But 50% chance है कि X वाला, मतलब ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा और 50% चांस है कि ये वाला. तो इट 50% चांस है इट विल बी गर्ल और इट विल बी बॉय. Well, the 50% carry Y. After fusion of male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY, depending on whether the sperm carries X or Y. Fertilize the ovum. Zygote carrying XX female बन जाएगी and XY male बन जाएगा. That is why scientifically it is correct to say that sex of baby is determined by father and not by mother. हमारी सोसाइटी में बहुत लोग सोचते हैं कि इफ बहुत सारी, पहले ऐसा होता था ना कि बहुत सारी फीमेल्स हुई तो उनको लाइक एक
मेल चाइल्ड चाहिए होता था, बिकॉज वो उनके फैमिली को आगे लेके जाएगा एंड ऑल। तो इसलिए बहुत सारे लोग, अगर बहुत सारी फीमेल चाइल्ड हो रही है तो मदर को ब्लेम करते थे कि मे बी उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, बट इट प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है। इट डिपेंड्स कौन से स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया, और मेनली सेक्स इज डिटरमाइंड बाय फादर ऑफ बेबी। नेक्स्ट है द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ ओविडक्ट। देखो क्लीवेज होता है, मतलब ये डिवाइड कर रहा है 2 4 8 16 डॉटर सेल्स बनाता है ब्लास्टोमर्स, इसको ब्लास्टोमर्स बोलेंगे। जैसे जैसे जाइगोट मूव कर रहा है isthmus से यूट्रस में आने के लिए, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 डिफरेंशिएट इनटू, डिफरेंशिएट लिखा नहीं है यहाँ पे बट वही डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर एक्टोडर्म, आउटर लेयर बन जाएगी एक्टोडर्म और इनर लेयर बनेगी एंडोडर्म। A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. These three layers give rise to all tissues, organs in adults. ये 3 लेयर से ही पूरी बॉडी फॉर्म होती है. It needs to be mentioned here that inner cell mass contains certain cells called stem cells which have potency to give rise to all tissues and organs. जो inner cell mass होता है, इसका क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का, उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अबिलिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं पूरे ऑर्गन्स को, टिश्यूज को जन्म देने का, बनाने का। What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? The human pregnancy lasts for 9 months. इसको बोलते हैं gestation period. Humans में 9 months का होता है. It vary from animal to animal. Dogs, elephant, cat में क्या है वो आप फाइंड आउट कर लेना। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। 1 महीने के बाद बच्चे का दिल बन जाएगा। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू हार्ट साउंड केयरफुली through the stethoscope. By the end of 2nd month of pregnancy, the fetus develops limbs and digits. याद रखना, by the end of 2nd month, okay. First month में बन गया heart, 2nd month में बना limbs and digits. By the end of 12 weeks, first trimester, मतलब 3rd month, most of the major organ systems are formed. For example, limbs, external genital organs well developed. Okay, देखो limbs और external genital organs और mostly सारे organs 3rd month तक बन जाते हैं. The first movements of fetus and appearance of hair on the head are usually observed during 5th month. By the end, about 24 weeks, मतलब 2nd trimester, the body is covered with fine hairs, eyelids separate, and eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy, fetus is fully developed and ready for delivery. Last part है parturition and lactation. तो बेबी की डिलीवरी के बाद, बेबी की डिलीवरी होने को ही बोलते हैं parturition, और lactation मतलब मिल्क फीडिंग. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. ये मैंने बताया था पहले भी, gestation period हर एक एनिमल का अलग अलग होता है, humans का 9 months होता है. Vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy causes expulsion, delivery of fetus. यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटस की डिलीवरी होती है. दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज induced by complex neuroendocrine mechanism. अभी देखो parturition होता कैसे है. The signals for parturition originate from fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. सबसे पहले तो ये जो स्टार्ट होता है ये बेबी से होता है, और फिर यूट्रस के भी कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं. दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी. देखो जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ये सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को, मदर के, कि फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. वो रिलीज हुए वाला ऑक्सीटोसिन यूट्रस को और कॉन्ट्रैक्ट कराता है. इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो और कॉन्ट्रैक्शन होंगे. तो ये ऐसा मैकेनिज्म चलते रहता है जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होती. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है और ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं. द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन continues, resulting in stronger and stronger contraction. This leads to expulsion of baby out of the uterus through the birth canal. Birth canal से baby बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं parturition. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. Placenta को भी निकाल दिया जाता है. The mammary glands of female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy.
बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो मैमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी वाले टाइम ही, मतलब मैमरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट होते हैं और फिर मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न। The milk produced during initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibodies. देखो ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये एक जो इनिशियल मिल्क होता है ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है एंड ये बहुत हेल्दी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे पहले माना जाता था, आई गेस मैंने कहीं सुना है, तो वो ये इनिशियल जो मिल्क था उसको फेंक देते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बेबी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। Absolutely essential to develop resistance for newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. तो ये चैप्टर हो गया खत्म। थैंक यू। एनसीईआरटी एक बार ध्यान से रीड कर लेना, बस समझने वाली चीजें इसमें, और मेन पार्ट है गैमेटोजेनेसिस। बाकी पूरा तो समझ जाता है लेकिन मेन पार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस, फीमेल्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके हॉर्मोन्स, वो बहुत ज्यादा मेन पार्ट है, तो वो एक बार अच्छे से कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।